हेलो एवरीवन। बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि चेजिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, चेजिंग प्रॉब्लम में हमने दो की जगह पे हमने चार पार्टिकल को इंक्लूड कर रखा है। क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ये किसी AITS में आया हुआ था। क्वेश्चन को हमने जो है ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव बना दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। 4 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L. They all start moving simultaneously with the constant speed v, with the first particle always heading for the second for the third and the fourth for the first. यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा रह गया, मिस हो गया कि जो है थर्ड विल ऑलवेज बी चेजिंग फोर्थ वन, है ना, एंड देन वो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। बट ठीक है, आई होप आप समझ जाएंगे। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम से। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट एनी टाइम t, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है एक्सेलरेशन को किसी पार्टिकल का, और ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ईच पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये डायग्राम हमने बनाया है, और ये जो हमारे पास साइड लेंथ दे रखा है L दे रखा है, चारों कॉर्नर्स पे हमने जो चार पार्टिकल्स रख दिए हैं। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। चारों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया, चेज कर रहे हैं ना। आप देख पा रहे हैं कि ये 3 वाला 4 को चेज कर रहा है, मतलब उसकी तरफ डायरेक्शन रखा हुआ है। 4 वाला 1 की तरफ कर रहा है, 1 वाला 2 की तरफ कर रहा है, और ये चलता रहेगा। तो अगले इंस्टेंट पे हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये थोड़ा इधर आ जाए, ये थोड़ा इधर जाए। तो आप इनको सबको मिलाएंगे तो अगेन एक दूसरा स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमेशा एक स्क्वायर जैसा ही बनता रहेगा, और आपको फाइनली वो जो कन्वर्जेंस है वो सिमेट्री की वजह से सेंटर पर मिलेगा आपको, है ना। सारे पार्टिकल फाइनली कहाँ पर मीट करेंगे, सेंटर पर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सबका स्पीड सेम है। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन पे और एकदम स्पेसिफिक होकर बातें करते हैं कि हमने दो पार्टिकल को उठाया, क्योंकि किसी भी एक पेयर में जो हो रहा होगा वही अगले पेयर में हो रहा होगा। लाइक अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो जो 1 और 2 का एनालिसिस होगा वही 2 और 3 का एनालिसिस होगा, वही 3 एंड 4 का होगा, वही 4 एंड 1 का होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट्स दो लोगों को पकड़ लिया हमने। सपोज 1 एंड 2 को पकड़ लिया, इसका स्पीड इधर है, इसका स्पीड इधर है, स्पीड सबका कॉन्स्टेंट है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, मैंने किसी जनरल टाइम पर मान लिया कि डिस्टेंस R है इनके बीच में। तो अगर हम बात करें कि ये जो R है वो किस रेट से डिक्रीज होगा, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल इसका कंट्रीब्यूशन है R को चेंज करने में, मतलब इस गैप को, है ना। R को रोटेट करने में इसका रोल आएगा, लेकिन R का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, गैप है, उसको चेंज करने में सिर्फ इस कंपोनेंट का रोल आएगा। तो अगर मैं dr/dt लिखता हूँ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस R, है ना, ये मॉड की बात कर रहा हूँ R के, तो सिर्फ v के बराबर आएगा। मैं यहाँ माइनस साइन लगा सकता हूँ क्योंकि R डिक्रीज हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो dr इक्वल टू कितना आ गया, -v/dt आ गया। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। शुरुआत में इनके बीच का गैप कितना था, L था। किसी टाइम t पर कितना मान लिया, R था। तो आप अगर रखेंगे तो यहाँ पे आएगा L माइनस R, ये हो जाएगा -v/dt। और हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया, R एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो R कितना आएगा, L -vt आ जाएगा। सही है क्या? ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी टाइम पर हमें ये मिल गया कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले का पोजीशन क्या है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन कंपोनेंट रहेगा वो किधर आएगा, नॉर्मल आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट आएगा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के। ठीक है, अब हम पूरा जो है हमारा पूरा जो है कह सकते हैं प्लान है कि हम उस नॉर्मल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें, क्योंकि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका कोई भी रोल आने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि क्यों ना पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। जब भी कोई वेक्टर रोटेट कर रहा होता है इस तरीके से, छोटा सा अगर dt टाइम में छोटा सा एंगल d थीटा घूम गया, ये v से यहाँ चला गया, तो ये जो dv आएगा वो सिंपल कितना आएगा, v d थीटा आ जाएगा, है ना, r d थीटा की तरह। तो v d थीटा आ गया, दोनों साइड dt से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा dv/dt इक्वल टू v d थीटा/dt। सही है ना। तो यही हमारे पास जो आया, यही हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे हमने कंटिन्यू कर रखा है, v d थीटा/dt। d थीटा/dt क्या है, ये जो लाइन है वो कितने एंगल से घूमी है वो भी d थीटा/dt ही बताता है। तो जो लाइन को घुमाने में जिसका रोल आएगा वो जो दूसरा वेलोसिटी होगा दूसरे पार्टिकल का, उसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये वाला जो वेलोसिटी है दैट विल सिंपली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द गैप बिटवीन दी टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो ओमेगा कितना आएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये तो सिंपल v बाई ये गैप आ जाएगा, तो v/r ओमेगा इक्वल टू v/r हमने यहाँ पे रखा। तो v इंटू ओमेगा की जगह पे v/r रखा, हमारे पास आया v²/r।
तो एक्सेलरेशन आ गया, तो यही नेट एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। वो कितना आ गया, v² अपॉन r की जगह पे हमने यहाँ से ये रिजल्ट उठाया और यहाँ पे चिपका दिया L माइनस वी टी। तो अब हमारे पास पहले पार्ट का हमने आंसर निकाल दिया कि कितना एक्सेलरेशन होगा किसी पार्टिकल का, वो हमारे सामने है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी पार्टिकल का, आपके पास अगर नेट वेलोसिटी है तो नेट वेलोसिटी को आप क्या करते हैं, सिंपल उस पॉइंट पर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उससे निकाल देते हैं। सही बात है ना। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो हमने अभी निकाला है, स्पीड हमें पता था, तो स्पीड का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा L माइनस वी टी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप सारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।